कुछ लोग पैदाइशी तौर पर खौफ लेकर इस दुनिया में आते हैं। वो पार्क की बेंच पर बैठकर लंच खा रही होती है। दरअसल वो अपनी बेटी पर नजर रख रही होती है। जो लड़का भी उसकी बेटी से बात करना चाहे उसे पहले माँ से इजाजत लेनी पड़ती है। जब बेटी किसी के घर खेलने जाए तो कोई भी उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहे वो लाजमन अपना सर फ्रेम में दाखिल करके अपना हक की मिल्कियत जाहिर करती है। उसके घर के दरवाजे पर कई कई ताले लगे होते हैं। हर ताला इस दुनिया से अलग थलग रहने की उसकी अज़्म की अलामत होता है, क्योंकि उसके पास ऐसी यादें हैं जिन्हें वो किसी से बयान नहीं कर सकती। इसलिए वो नहीं जानती कि इस दुनिया से कैसे निभाए, मगर हादसे तो फिर भी आ ही जाते हैं। आज विया अपनी बहन के साथ हाई स्कूल की क्लास फेलोज की पार्टी में आई थी। वक्तन फवक्तन झूठी मुस्कुराहट लगा रही थी। शुक्रिया कि तुम आज शाम यहाँ आई। वाकई मुझे लगा कि तुम मेरी सपोर्ट करती हो। वो वहाँ के शोर और हलचल से बिल्कुल अलग थलग थी। वहाँ की तालियां और खुशी के नारे उसके लिए अजियत बने हुए थे। इतने में एक अजनबी आदमी ने उसके साथ वाली कुर्सी खींची और बगैर पूछे बैठ गया। बुरी नीयत से विया को घूरने लगा। विया खौफजदा होकर बैग उठाया और उस अजीब जगह से निकलने लगी। वापसी के रास्ते में विया खुद पर शक करने लगी। ऐसी घटिया जगह पर आने की क्या जरूरत थी? और वो घटिया बूढ़ा आदमी मेट्रो स्टेशन पहुंची तो मालूम हुआ कि वही घटिया बूढ़ा उसके पीछे पीछे आ रहा है। खाली प्लेटफॉर्म पर विया के दिमाग में बुरे बुरे मनाजिर घूमने लगे। वो जितना हो सका उससे दूर रही। ट्रेन आई तो घबराहट में कार में घुस गई। बूढ़ा भी थोड़े फासले पर खड़ा उसी को घूर रहा था। पसीने छूट गए। बिलाखिर स्टेशन आया। स्टेशन से निकलने के बाद भी बूढ़ा पीछे पीछे था। विया ने कदम तेज किए, घबराहट से दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुई, तमाम ताले लगा दिए। विया महफूज थी। पर्दा खोला तो देखा वही घटिया आदमी बाहर खड़ा है, बुरी नीयत से घूर रहा है। इस रात विया की आंख न लगी। सुबह जब पर्दा खोला तो देखा वही आदमी टायर के अंदर लेटा हुआ है, जान कन्नी की हालत। आदमी ने जवाब न दिया। विया को अचानक लगा कि ये पागल लगता है। पूछा आईडी कार्ड है, वॉलेट है? आदमी ने जेब टटोली और एक वॉलेट दिया। विया ने फोन किया। जल्द ही उसके दोस्त आ गए। इस खौफनाक तजर्बे के बाद भी वो ख्वाबों में आता रहा। विया ने फिर रात भर नींद न आई। सोच विचार के बाद उसने बूढ़े के दोस्त को फोन किया। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसकी बुरी नीयत क्या थी। मैं आ जाना चाहती हूँ, तुम आ सकते हो? जल्द ही विया बूढ़े के घर पहुँच गयी। बूढ़े को देखते ही फिर खौफ आया। बूढ़ा वाकई घटिया नहीं था। सूर के भाई से पता चला कि सूर को अल्जाइमर है। वो पुरानी बातें याद रखता है मगर हालिया कुछ नहीं। पहली बार बीमारी का दौरा पड़ा तो घर का रास्ता भूल गया था। भाई ने सूर की तरफ से विया से माफी मांगी। विया ने गोया उस ख्वाब वाले इंसान को माफ कर दिया। सूर के साथ पार्क में घूमने गई। एक सुनसान कोने में बैठ गए। तुम्हें वाकई मेरा कुछ याद नहीं? You really don't remember me? No. नहीं याद। विया की मुस्कुराहट संजीदगी में बदल गई। विया ने सूर को बताया, हाई स्कूल में तुम ही तो मुझे तंग करते थे। तुम ही तो मुझे घर तक पीछे पीछे आए थे। मुझे नहीं पता। विया को पुरानी तकलीफ दे यादें फिर याद आ गईं। बस नहीं पता कहकर सब कुछ कैसे भला दिया जा सकता है। गुस्से में विया ने सूर के गले से इमरजेंसी राब्ता का टैग छीना और भाग खड़ी हुई। दिल में सोचा उस घटिया आदमी को मरने दो, मगर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन चली गई। विया अभी तक बेंच पर बैठी थी। वो वापस पार्क भागी। सूर वहाँ न था। वो वहीं बैठकर रोती रही। उसे लगा इस बार वाकई उसने गलती की। बहुत देर बाद आंसुओं भरी आंखों से पार्क छोड़ने लगी तो देखा सूर वॉशरूम से निकल रहा है। घर पहुंचकर सूर ने पुराना क्लास रजिस्टर उठाया। विया की तस्वीर न मिली। अगली सुबह विया की बहन उसके घर आई। बताया कि सूर तो ट्रांसफर तालिब इल्म था। You never met Saul at school. जिस साल आया इस साल विया तो पहले ही स्कूल छोड़ चुकी थी। लंबी हिचकिचाहट के बाद शर्मिंदा विया सूर के घर गई। सूर से सच्ची माफी मांगी। सूर ने तो जरूर माफ कर दिया। वो लड़की जो कभी उसकी मदद कर चुकी थी। मगर जब विया ने पूछा उस दिन तुम मेरे पीछे क्यों आए थे, सूर ने फिर वही कहा, नहीं पता। इसके बाद विया को नया काम मिल गया। सूर का घरेलू नगरा। सूर का भाई इतना खर्च करने को तैयार था क्योंकि सूर की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अब वो एक साथ रहने लगे। एक साथ नाश्ता करते, एक साथ फिल्म देखते। फिल्म के बीच में विया वॉशरूम से वापस आई तो पूछा अभी क्या हुआ? सूर शर्मिंदा होकर एक लफ्ज न बोल सका। I don't really understand anything. I can't watch films. मुस्कुराकर बोला, फिल्म देखना तो सिर्फ तुम्हारे साथ बैठने के लिए था। विया को पहली बार लगा कि सूर शायद इतना भी बुरा नहीं। उसने सूर की पुरानी तस्वीर निकाली। उस बड़े लड़के को समझने की कोशिश की। सूर के घर काम शुरू करने के बाद विया और उसकी बेटी के ताल्लुकात बेहतर हो गए। वो बेटी को जापानी खाना खिलाने ले जाती, स्कूल की बातें, अपने काम की बातें करती। माँ बेटी को बहुत दिनों बाद सच्ची खुशी मिली। लंच के बाद विया बेटी को सूर के घर ले आई। सूर को नया बच्चा बहुत पसंद आया। उसके साथ बोर्ड गेम खेलने लगा। शाम को बहन आई और बेटी को ले गई। इसकी दुनिया में बाप
बाप की मोहब्बत हमेशा से खाली थी। रात गए, विया फिल्म के उदास मनाजिर देखकर चुपके से रो पड़ी। सूर को न दिखाने के लिए आंसू छिपाती रही। बस यूं ही दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए। अगली सुबह विया घबरा कर उठी। उसे लगा ये ठीक नहीं। जल्दी जल्दी सूर के घर से निकल आई। घर पहुंचकर भी सारे ताले नहीं लगाए, बस दरवाजा बंद किया। इसकी दुनिया कुछ मुख्तलिफ सी लगने लगी। बिस्तर पर लेटकर उसे थोड़ी सी गर्मजोशी महसूस हुई। स्कूल छुट्टी के वक्त विया खुद बेटी लेने गई। 2-4 बातें की तो अना ने पूछा, तुम घर क्यों नहीं आ रही हो? Why aren't you yourself? विया खामोश रही। अना ने समझदारी से मजीद न पूछा। घर के दरवाजे पर पहुंचे तो सूर वहां खड़ा था। तुम क्यों चली गई थी? Why did you leave? विया हकलाती हुई बोली कि पुराना काम वापस ज्वाइन करना है, बातें पेचीदा हो गई हैं। घर में दाखिल होकर फिर सारे ताले लगा दिए। अना ने जोश में पूछा कि क्या हुआ। विया ने या तो खामोशी इख्तियार की या बात टाल दी और कमरे में बंद हो गई। सूर के भाई ने दोबारा फोन किया, बताया कि विया ने सिर्फ इतना कहा है कि नहीं आ सकती, वजह नहीं बताई। रात को सूर अकेला बैठा विया के साथ सुनी हुई मौसीकी सुन रहा था। खुशगवार यादें याद कर रहा था। नींद न आ रही थी। अगली सुबह सूर का भाई अहम मीटिंग की वजह से जल्दी निकल गया। जाते वक्त बार बार समझाया कि बाहर न जाना। दरवाजे पर भी लिख दिया, बाहर न जाओ। मगर सूर अकेला टैक्सी लेकर विया के पुराने दफ्तर पहुंच गया। What are you doing here? I just need to talk. दोनों ठंडी हवा में बाहर खड़े हुए। सूर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर देखता रहा। मुस्कुराहट तो छूत की बीमारी है। बिलाखिर सब कुछ भुला कर वो दोनों फिर एक हो गए। आशिक एक दूसरे से जितना भी दूर हों, आखिर मिल ही जाते हैं। अब बेटी को लेने विया अकेली नहीं जाती थी। सूर भी एक मुस्तकिल मेहमान की तरह साथ होता। तीनों ने सबसे खुशगवार डिनर खाया। रात को थका हुआ सूर सोफे पर सो गया। इतने में सूर का भाई गुस्से में आया सूर को ले जाने, मगर सूर जाने को तैयार न था। विया और अना की राय लेकर भाई नाराज होकर चला गया। सूर विया के घर ही रह गया। अना का कमरा ले लिया, मगर अना को खुशी थी कि सूर रहेगा। अगली सुबह ब्रश करते हुए अना ने पूछा, आज रात भी सूर यही रहेगा ना? विया कुछ जवाब न दे सकी। You like him. He should stay. तो अना ने खुद ही माँ को बहुत सारी तसल्ली और समझदारी दिखाई। उसने खुद ही कह दिया कि वो आज आंटी के घर रहेगी। स्कूल छोड़ने के बाद सूर विया को एक रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ वो अक्सर आता था। खाना तो याद था कि मजे का है, मगर कब आया, क्या खाया, कुछ याद न था। विया ने इस बेवकूफ मगर प्यारे से आदमी का मजाक उड़ाया। The card isn't going through. And try it again. आखिर में विया का कार्ड ही चला। सूर का कार्ड भाई ने फ्रीज कर रखा था। खुशगवार लंच के बाद घर वापस आए। इस बार विया ने सारे ताले लगाए, मगर अब अंदर सिर्फ वो अकेली नहीं थी। अंदर इन दोनों का दो नफरा दुनिया था। अगली सुबह दोनों चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सड़क पर चल रहे थे। उना को लेने बहन के घर जा रहे थे, मगर दरवाजा खोलते ही बहन का चेहरा अच्छा न था। माँ आई हुई थी। विया फौरन बेटी लेकर निकलना चाहती थी। रोते रोते बोली, Anna, tell your mother you want to spend some time with. Don't talk to her. Oh, so you would have her live with a man who's mentally ill? Well, you protected a pedophile. असल में विया की याद में बाप ने बचपन से मारा पीटा था और माँ खामोश तमाशाई बनी रही थी। जब विया ने किसी से शिकायत की तो माँ ने सबको यही बताया कि विया झूठ बोलने वाली बच्ची है। वो पुरानी बात याद आते ही विया का दिल फिर जख्मी हो गया। सारी हिम्मत टूट गई। अगली सुबह रो रो कर थकी हुई विया काम पर गई तो बुरी खबर मिली, सूर अस्पताल में है। वो दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। भाई ने बताया कि पड़ोसियों ने विया के घर के बाहर सड़क पर बेहोश पाया। भाई ने कहा, अब तुम कभी नजर न आओ। विया शदीद कसूरवार महसूस करने लगी। खुद को ही इल्जाम देने लगी कि अच्छी तरह ख्याल न रख सकी। सूर को फोन किया तो कोई जवाब न आया। इसके बाद विया उदास और मायूस होकर बिस्तर से लग गई। वही पुरानी मौसीकी सुनती रही। रात का खाना भी उना ने बनाया। दिल की मौत से बड़ा कोई गम नहीं। मोहब्बत का जख्म सबसे गहरा होता है। उना माँ का ये हाल देख न सकी। वो अकेली बाहर की तरफ जाने वाली मेट्रो पर सवार हो गई। दरवाजा सूर के नए नर्स ने खोला। सूर ने उना को देखते ही जोश से गले लगा। Why haven't you answered my mom's calls? बैठने के बाद सूर ने नर्स को बाहर भेज दिया। बहुत हिचकिचाहट के बाद आजादी छिन जाने का गम और विया की जुदाई का दर्द आंखों पर आया। उना की जिद पर सूर उसके साथ घर की तरफ चल पड़ा। मेट्रो में बैठकर भी सूर वही मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता। Hi. All right. How did you get here? I don't know. लंबी रातों में विया और सूर, दो जख्मी सितारे, अपनी अपनी तकलीफ देह यादें और माजी उठाए मध्यम रोशनी से एक दूसरे को ढूंढते रहे। एक इत्तेफाक ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। एक दूसरे की बात सुनकर, एक दूसरे को शिफा देकर जिंदगी का हौसला वापस पाया। और ये सारी कहानी इसी दिन से शुरू हुई थी जब विया एक ऐसी क्लास फेलोज पार्टी में गई थी जहाँ वो जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जिंदगी कभी कभी हमें बिल्कुल गैर मुतवक्के तोहफे देती है। कभी पहले सिर्फ मायूसी आती है, मगर फिर भी हिम्मत न हारो। हर जो हवा सो ठीक हुआ एक खूबसूरत याद की शुरुआत होता है। डरो मत, जिंदगी है, जियो तो सही।